हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। और आप सबका आज फिर से स्वागत है। फिर से आ चुके हैं आप लोगों के सामने हम सेट को लेकर के। सेट जिसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में की थी। आप लोगों ने उसके बेसिक को समझा था। आप लोगों ने ये जाना था कि सेट आखिर होता क्या है, सेट को लिखा कैसे जाता है। आज हम लोग जानेंगे कि कौन सेट हो सकता है और कौन सेट नहीं हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक सेट होने के लिए क्या चीज जरूरी है। सेट होने के लिए आवश्यक शर्त, सेट होने के लिए आवश्यक शर्त। एक सेट होने के लिए क्या चीज जरूरी है? तो एक सेट होने के लिए दो चीज जरूरी है। पहला समुच्चय का अवयव ज्ञात होना चाहिए। उसके सेट का अवयव यानी समुच्चय यानी सेट का अवयव ज्ञात होना चाहिए। एक समुच्चय होने के लिए सबसे पहला क्या होना चाहिए? उस सेट का अवयव ज्ञात होना चाहिए। ठीक। दूसरा, उसका संग्रह जो है, उसका समुच्चय जो है सुपरिभाषित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए। एक सेट होने के लिए दो चीजें जरूरी है। पहला क्या? उसका अवयव ज्ञात होना चाहिए और दूसरा वह सेट कैसा होना चाहिए? वह सेट जो है सुपरिभाषित होना चाहिए। वह सेट कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए। और एक बात और जो आप लोगों को बता दें हम एक नोट में, सेट के क्रम को बदलने से सेट के क्रम को बदलने से सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेट के क्रम को बदलने से सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सेट होने के लिए एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि उस सेट के अवयव का दोबारा पुनरावृत्ति न हो। वो सेट का एक अवयव दोबारा नहीं है। हम सेट के अवयव में देखेंगे कि सेट का एक अवयव जो है दो बार नहीं आना चाहिए। भले ही वह संग्रह में हमारा दो बार ही क्यों ना हो, उसको हम एक बार ही लेंगे। तो सेट होने के लिए जो आवश्यक शर्तें जो है वो क्या है? एक पहला समुच्चय का अवयव ज्ञात होना चाहिए। यदि हमें अवयव ज्ञात नहीं है इसका मतलब वह सेट नहीं होगा। और दूसरा वह कैसा होना चाहिए? अवयव सुपरिभाषित होना चाहिए। और तीसरी बातें जो अभी हमने आपको बताई क्या कि सेट का जो अवयव है वो दो बार नहीं होना चाहिए, यानी सेट के अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए सेट में। और एक नोट में बात जो हमने लिखी है कि सेट के क्रम को बदलने से सेट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि आप ए बराबर ABCD लिखें या ए बराबर BCDA लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों सही है और दोनों एक ही सेट में है। ए बराबर ABCD लिखे या BCDA लिखे, बात क्या है? दोनों सेम है और दोनों एक ही सेट है। यानी कि सेट के क्रम को बदलने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम लोग चलेंगे कुछ क्वेश्चन की तरफ जो आपके बुक में एग्जाम्पल में दिया हुआ है और हम लोग उनसे उसको देखेंगे कि वो सेट है कि नहीं है। चलिए इसको दिखाते हैं। आप
एग्जांपल लेते हैं। चलिए, तो पहला एग्जांपल है कक्षा के 10 तेज बच्चों का संग्रह। कक्षा के 10 तेज बच्चों का संग्रह क्या यह समुच्चय है? तो हमारा उत्तर होगा कि हाँ, यह क्या है, समुच्चय है। अभी बताते हैं आप लोगों को कि यह समुच्चय क्यों है। हाँ, यह समुच्चय है। हाँ, यह समुच्चय है। अब देखिए, हमने जो कंडीशन पढ़ी थी उसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है, टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। अब क्लास में जो टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि साइंस के टीचर के मन में साइंस का जो विद्यार्थी हो वो 10 लड़का अलग हो, और ये भी हो सकता है कि सोशल साइंस के क्लास में 10 सबसे तेज बच्चे अलग हो। तो इसका मतलब है कि यह समुच्चय, सॉरी यहाँ पर है लिख दिया है, यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसके अवयव टोटल हमें ज्ञात नहीं है। अगर अवयव ज्ञात होते तो यह समुच्चय होता। हमने अभी आपको बताया कि सबसे पहले क्या होता है, उसका अवयव ज्ञात होना चाहिए, लेकिन हमें तो इसका अवयव ज्ञात ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसके कुल अवयव ज्ञात नहीं है, कुल अवयव ज्ञात नहीं है। क्योंकि इसके कुल अवयव ज्ञात नहीं है। अगर अवयव ज्ञात रहता तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते सेट, लेकिन इसका अवयव तो ज्ञात ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि यह सेट नहीं है। चलिए, अब इसी को लेकर चलते हैं हम आपको आगे थोड़ा सा। तो आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे आप लोग के बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है, x स्क्वायर समीकरण। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद लिखते हैं। चलिए, क्वेश्चन है समीकरण x स्क्वायर जोड़ x माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखें, याद कीजिए, हमने आपको पिछले क्लास में रोस्टर रूप बताया था। कैसे लिखा जाता है रोस्टर, आपको हमने बताया था। सबसे पहले हम उसको अवयव को ज्ञात करेंगे, और अवयव ज्ञात होने के पश्चात हम क्या करते हैं, उन अवयवों के बीच कोमा लगाते हैं और उन सभी को बंद कर देते हैं एक ब्रैकेट में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमारा समीकरण दिया हुआ है, हल लेते हैं इसका। समीकरण दिया हुआ है हमारा, क्या समीकरण दिया हुआ है
एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें इस समीकरण को हल करना पड़ेगा। तो चलिए गुणनखंड की विधि से इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर जोड़, अब आप लोग को पता है कि क्या करते हैं जी, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 2x स्क्वायर आना चाहिए। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 2x स्क्वायर आना चाहिए। और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो जोड़ने पर आना चाहिए x। दो संख्याएं बताइए जिनको गुणा करने पर आना चाहिए 2x स्क्वायर, सॉरी माइनस 2x स्क्वायर। गुणा करने पर आना चाहिए माइनस 2x स्क्वायर और जोड़ने पर आना चाहिए प्लस x। तो भी संख्या हो सकती है क्या, x स्क्वायर जोड़ माइनस 2x और माइनस x, देखिए सॉरी प्लस x। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2x हो जाएगा, तो हो जाएगा ये प्लस 2x और सॉरी माइनस x। 2x में से एक x गया तो x और 2x में माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया। तो गुणा करने पर हमारा कितना आया, 2x स्क्वायर, और घटाने या जोड़ने पर कितना आ गया, प्लस x आ गया। चलिए अब लिखते हैं इसको माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब चलिए आगे करते हैं। x स्क्वायर में x इसमें दोनों में कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा x और जोड़ 2। इसमें कॉमन ले लेते हैं माइनस x, तो बच जाता है x जोड़ 2 बराबर 0। चलिए अब क्या करेंगे, अब करेंगे x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2 आई हो गया बराबर 0। अब देखिए x माइनस 1 बराबर 0 देंगे, चूंकि x माइनस 1 बराबर 0 या x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। और इधर ध्यान दीजिए x प्लस 2 बराबर 0 या x बराबर हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, इसके दो अवयव हैं। हमें अभी तक अवयव ज्ञात हुआ है, समुच्चय ज्ञात नहीं हुआ। अब समुच्चय को किस में लिखना है, कोष्ठक रूप में लिखना है। अब लिखेंगे चलिए यहाँ पर लिखते हैं इसका अवयव क्या क्या हो गया, अवयव हो गया क्या, 1 और माइनस 2। अवयव हो गया 1 और माइनस 2। तब सेट हो जाएगा क्या है आपका, सेट हो जाएगा, सेट का रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। क्या लगाएंगे, मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे। मिडिल ब्रैकेट लगाने के बाद लिखेंगे 1 और माइनस 2, यही हो जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म। यह था आपका एग्जांपल नंबर 1। चलिए आप लोग इसको बना लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको मिटाते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा क्या। सबसे पहले इस समीकरण को हल करेंगे। हल करने के बाद x का मान पता चल जाएगा। x का मान पता चल गया माने अवयव ज्ञात हो गया। जब अवयव ज्ञात हो गया तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का दिक्कत क्या है। रोस्टर फॉर्म में आपको पता है क्या करते हैं कि अवयवों के बीच कोमा लगाते हैं और कोमा लगाने के बाद सभी अवयवों को किससे बंद कर देते हैं, मिडिल ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा। तो इसका आंसर क्या है, x माइनस 2। हमने x का मान निकाला, 1 आया माइनस 2 आया। इन दोनों अवयवों को मिडिल ब्रैकेट में बंद कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि आपको एक सेट दिया हुआ है a बराबर 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है यदि a बराबर ना तो सेट ए को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। इसमें लिखना है समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप में सेट ए को लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में।
सबसे पहले देखते हैं ए की तरफ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5, इसका आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। आपको ध्यान दीजिएगा, ए बराबर दिया 1 2 3 4 5। सबसे पहले देखिए यह 1 2 3 4 5 क्या है, 1 2 3 4 5 है नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्याओं को सबसे पहले लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में, लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में माना एक से स्वेच्छ प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। चलिए एक से क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब इसको हम लोग लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखते हैं, ए देते हैं, मिडिल ब्रैकेट देंगे और लिखेंगे एक्स, और ऐसा कि इसको कॉलन का चिन्ह देते हैं। यहाँ पर क्या देते हैं, कॉलन का चिन्ह देते हैं, लिखते हैं एक्स। एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है। एक्स एक नेचुरल नंबर है, और साथ ही यहाँ पर कोमा लगाएंगे और लिखेंगे एक्स बड़ा या बराबर है 5 के। क्या लिखेंगे, एक्स बड़ा या बराबर है 5 के, ठीक है। एक्स से बड़ा या बराबर है 5, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस फॉर्म में, ऐसे लिख देंगे तो यह हो जाएगा। ये इसको क्या पढ़ते हैं, कॉलन का चिन्ह है। किस चीज का चिन्ह है, कॉलन का चिन्ह है। और इसको पढ़ते हैं ऐसा कि, इसको पढ़ते हैं ऐसा कि, ठीक है। और इस कोमा को यहाँ पर मतलब होता है और, इस कोमा का मतलब क्या होता है, और, ठीक है। और इसमें और जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, एक्स जो है 5 के बराबर या उससे छोटा है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। चलिए इसको भी मिटाते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न आप लोग चलते हैं प्रश्नावली 1.1 पे। अब पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.1 पे। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 जो है आपका पहला प्रश्न कह रहा है एक नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें आपको समुच्चय पहचानना है। तो समुच्चय पहचानना, और साथ ही समुच्चय यदि है तो उसका क्यों है, और समुच्चय नहीं है तो फिर क्यों है। इस अपने उत्तर का औचित्य भी देना है। तो पहला है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला, पहला प्रश्न है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम, वर्ष के सभी महीनों के नाम। चलिए पता करते हैं ये समुच्चय है कि नहीं है। तो उत्तर लिखते हैं यहाँ पे, यह समुच्चय है कि नहीं है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर जे अक्षर से शुरू होने वाला वर्ष का महीना कौन सा है। तो सबसे पहले लिखते हैं जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों के नाम, महीनों के नाम वाला क्या है, जनवरी है, फरवरी नहीं है, मार्च नहीं है, अप्रैल मई नहीं है, जून है, उसके बाद जुलाई है, अगस्त नहीं है,
सितंबर नहीं है, अक्टूबर नहीं है, दिसंबर नहीं है, तो आपको इसका अवयव पता चल गया कि नहीं चल गया? जनवरी, जून और जुलाई इस सेट के अवयव है। तो यानी कि सेट ए बराबर हो जाएगा आपका जनवरी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? जून हो जाएगा और हो जाएगा जुलाई। तो आपको तो सेट भी पता है, सेट का अवयव भी पता है, तो इसका मतलब है यह समुच्चय है। तो नीचे लिखेंगे हाँ यह समुच्चय है, हाँ यह समुच्चय है। ठीक है, जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का समुच्चय पूछ रहा था कि यह समुच्चय है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसका सेट पता करेंगे कि आखिर इसके अवयव कौन कौन से, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो निकला जनवरी, जून और जुलाई। तो जनवरी, जून, जुलाई पता है, अवयव पता है और यह सुपरिभाषित संग्रह भी है। इसका मतलब है कि यह समुच्चय है और किसी को दोहराया नहीं गया, फिर यह समुच्चय है। चलिए इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आपके प्रश्न संख्या 2 की तरफ। चलिए आपका प्रश्न संख्या 2 कह रहा है भारत के सबसे दस प्रभावशाली लेखकों का संग्रह, लेखकों का संग्रह। चलिए इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। अब भारत में बहुत सारे लेखक हैं, सब अलग अलग क्षेत्र के लेखक हैं। हो सकता है कि उपन्यास के क्षेत्र में कोई और प्रसिद्ध हो, नहीं। दूसरा हो सकता है कविता के क्षेत्र में कोई और प्रसिद्ध हो, निबंध के क्षेत्र में कोई और प्रसिद्ध हो। तो इस प्रकार हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि कौन सबसे प्रभावशाली लेखक है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग होंगे। तो इसलिए जो यह समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भारत के 10 सबसे प्रभावशाली लेखक ज्ञात नहीं है, और जब इसका अवयव ज्ञात नहीं है तो यह सिद्ध कैसे हो सकता है? इसलिए यह समुच्चय नहीं है, ध्यान रखिएगा, जब तक अवयव ज्ञात नहीं है तब तक समुच्चय नहीं है। अवयव आपका सुपरिभाषित होना चाहिए तभी समुच्चय होगा, अगर सुपरिभाषित नहीं है तो समुच्चय नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, बल्लेबाजों 11 बल्लेबाजों का संग्रह। देखिए ये भी समुच्चय नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके क्षेत्र, आपके नजर में जो है कोई दूसरा बल्लेबाज श्रेष्ठ होगा, मेरे नजर में दूसरा होगा, तो इसका भी अवयव हम पता नहीं कर सकते हैं। तो जब अवयव पता नहीं है तो समुच्चय पता नहीं है। जब अवयव पता नहीं है तो समुच्चय कैसे हो सकता है? नहीं होगा, ये भी समुच्चय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 1 नंबर का प्रश्न संख्या 4 की तरफ। इसको मिटा देते हैं आप लोग।
चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 ये सब अब आसान है, आप खुद भी बना सकते हैं इसको। चलिए प्रश्न संख्या 4 आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपके कक्षा में कितने लड़के पढ़ते हैं आपको पता है कि नहीं पता है? पता है, यानी कि अवयव पता है। तो अवयव जो पता है तो संग्रह समुच्चय है। लिखेंगे हमारी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, बालकों का संग्रह समुच्चय है। समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि इसके सारे अवयव पते हैं। क्योंकि इसके सारे अवयव पता है। हमने फर्स्ट रूल में ही बताया था समुच्चय होने के लिए अवयव पता होना चाहिए। तो अवयव तो पता है भाई, तो जब अवयव पता है तो समुच्चय है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या है अगला 5। प्रश्न संख्या है 5। प्रश्न संख्या 5 कर रहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। देखिए नहीं 100 से कम सभी मान लिखते हैं समुच्चय ए है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या हो सकता है? चलिए इसको लिखते हैं x, जहाँ x जो है एक प्राकृतिक संख्या और कितना से छोटा है, कितना से छोटा है 100 से छोटा है या बराबर है। इसको हम समुच्चय लिख दिया। इसका मतलब है यह समुच्चय है। लिखेंगे हाँ यह समुच्चय है। हाँ यह समुच्चय है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको हम कहते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक एक प्रश्न पर विश्लेषण करना ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि हाँ समुच्चय कब होगा कब नहीं होगा। इसलिए एक एक प्रश्न को जो है बड़ी गहराई से ले चल रहा है आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखे गए सभी उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद ने जिन उपन्यासों को लिखा हुआ हमें पता है कि नहीं पता है? पता है, सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि लेखक प्रेमचंद ने जिन उपन्यासों को लिखा है। तो यह जो है समुच्चय क्या होगा? समुच्चय होगा। यह समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि इसके अवयव ज्ञात हैं। लिख दीजिए यहाँ पर क्योंकि इसके अवयव ज्ञात हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है आप लोगों का कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह एक ही ज्ञात है कि नहीं है? है। तो इसका मतलब है कि समुच्चय है। आपको सम संख्या ज्ञात है कि नहीं है? है। इसको लिख सकते हैं आप लोग a बराबर क्या 2 4 6 8 इस तरह कई सारे सम संख्याएं हैं। तो ये आपको पता है। इसका मतलब है कि यह समुच्चय है। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है आप लोगों का कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले प्रश्न सारे आपको पता है। इसका मतलब है यह भी समुच्चय है। समुच्चय है। चलिए प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। आपके नजर में कोई दूसरा खतरनाक जानवर होगा, आपको सबसे ज्यादा डर किसी दूसरे जानवर से लगता हो, मुझे सबसे ज्यादा डर किसी दूसरे जानवर से लगता हो। इसलिए यह समुच्चय नहीं है। जब समुच्चय का अवयव ज्ञात नहीं है तो समुच्चय कैसा? तो जब अवयव ज्ञात होगा तब समुच्चय होगा, जब नहीं ज्ञात होगा तो समुच्चय नहीं होगा। चलिए आप लोग ये समझ चुके हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समुच्चय आगे से पहचानने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से अपना बुक उठाइए, फिर से क्वेश्चन पढ़िए, फिर से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 जो है कह रहा है कि मान लीजिए a बराबर दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 4 5 6 ये बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो आपको बताना है कि क्या
इसके बीच में हम क्या भरें, और चिन्ह दिया है भरने के लिए एक एप्सिलॉन और एक दिया है एप्सिलॉन नॉट। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि एप्सिलॉन का चिन्ह कब लगाएंगे, जब कोई नंबर जो है जैसे 5 अगर ए का सदस्य हुआ तो हम लिखेंगे 5 एप्सिलॉन ए। तो देखेंगे सबसे पहले मिलाएंगे इसमें कि हाँ 5 इसमें है कि नहीं है जी, है 5 यहाँ पर है, तो लिखेंगे 5 एप्सिलॉन ए। अगर नहीं होता तो क्या लिखते 5 एप्सिलॉन नॉट ए। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर है 8 ए। 8 देखिए 8 इसमें है क्या, कहीं नहीं है, तो क्या लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए। चलिए तीसरा नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर है 0 ए। 0 देखिए 0 सदस्य है कि नहीं है, 0 है इसमें नहीं है, 0 नहीं है। अब आप लोग 0 कहेंगे कि हम सॉल्व का बदल 0 होगा, कहाँ है 0 नहीं है, 1 से शुरुआत है, इसका मतलब है यहाँ पर क्या लगाएंगे एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे। और चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पर होगा 4 ए। तो 4 देखेंगे ये है कि नहीं है जी है, तो इसका मतलब है एप्सिलॉन ए। अगर नहीं होता तो एप्सिलॉन नॉट ए। 5 नंबर इसी तरह है 2, तो 2 है कि नहीं है, 2 है एप्सिलॉन ए। 6 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है 10, तो 10 जो है एप्सिलॉन नॉट ए होगा, क्योंकि 10 इसमें तो है ही नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि इसमें कुछ दिया हुआ है समुच्चय और इसको करना है रोस्टर फॉर्म में, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में लिखना कोई बात तो है नहीं हमारे लिए, हम लोगों ने पहले ही प्रैक्टिस कर लिया है। चलिए ए बराबर दिया हुआ है कि ए बराबर दिया हुआ है पहला में x, ऐसे कि x एक पूर्णांक है, इसको पढ़ते हैं कोलन टू, ऐसे कि x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है x, इसको यहाँ पे लिखते हैं नीचे, और -3 से बड़ा है x और x से बड़ा है 7। तो चलिए लिखते हैं, आपको अवयव ज्ञात है कि नहीं है, ज्ञात है कि नहीं है। -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए x, -3 से बड़ा होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि -4 -5 -6, क्या -3 से बड़ा है -4? नहीं, माइनस में जैसे जैसे बढ़ता है नंबर वैसे वैसे छोटा होता जाता है, और प्लस में जो है जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ते जाता है। माइनस में ध्यान रखेंगे जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे बड़ा होगा और जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे छोटा होगा। यहाँ पर घटाएंगे बढ़ाएंगे घटाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा -2 और -1। 0 क्या है, यह एक पूर्णांक है, याद रखिएगा। पूर्णांक -2 -1 -0 और उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6 7 तो होगा नहीं, क्योंकि बराबर तो नहीं है, बराबर है तब ना 7 होगा। तो बराबर हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। चलिए आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए इसको मिलाते हैं और बढ़ते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि b बराबर जो है, b बराबर x जो है ऐसे है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या x जो है ऐसे है, ये संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, संख्या 6 से जो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से और 6 से, तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा 2 3 4 5 और 6 तो होगा नहीं, क्योंकि 6 से कम पा रहा है तो 6 को नहीं लिखेंगे। 1 2 3 4 हो जाएगा 5 और
तीसरे तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है जो कह रहा है कि x ऐसे है कि दो अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 है। x जो है ऐसे है कि दो अंकों की संख्या है x जिनकी अंकों का योगफल कितना है 8 है। तो सोचिए ना, पहला क्या हो जाएगा, दो अंकों की संख्या है 8 तो होगा नहीं, दूसरा होगा 1 7, देखिए 7 1 8। तीसरा क्या होगा, उसके बाद 2 और 6, तीसरा हो जाएगा 3 और 5, चौथा क्या होगा, चौथा होगा 4 और 4, पांचवा 5 और 3, उसके बाद और क्या हो जाएगा 5 और 3, उसके बाद हो जाएगा 6 और 2 7, 1 और एक संख्या छूट रही है 8 और 0। 0 8 नहीं हो सकता है क्योंकि दो संख्या नहीं है, लेकिन 8 0 तो हो सकता है। तो यह हो जाएगा आपका समुच्चय। चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि d बराबर x ऐसे है कि x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। x एक अभाज्य संख्या है और किसकी भाजक है, 60 की भाजक है। तो 60 की भाजक है तो 60 के भाग से लग जाएगा। तो देखेंगे कि d बराबर लिखेंगे ये क्या है, भाज्य संख्या है, x एक अभाज्य संख्या है, सॉरी तो एक तो होगा नहीं, क्या लिखेंगे 2 भाज्य संख्या है और 60 की भाजक है, और क्या है 3 की भाज्य संख्या और 60 की भाजक है। उसके बाद 4 भाज्य संख्या नहीं है, क्या है 5 भाज्य संख्या है और 60 की भाजक भी है। उसके बाद 7 6 तो होगा नहीं क्योंकि 6 जो है भाज्य संख्या नहीं है, 7 8 होगा नहीं, 9 10। चलिए ये हो जाएगा आपके 2 3 5, इसके आगे का कोई भी भाज्य संख्या नहीं आएगा 60 से विभाजित, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके 2 3 5, डी बराबर लिख देंगे 2 3 5। चलिए प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपका कह रहा है कि ई बराबर जो है त्रिगोनोमेट्री के सभी अक्षर। तो आपको हमने समुच्चय का एक गुण बताया कि किसी भी एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखेंगे, किसी भी एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखेंगे। तो त्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले आएगा टी, उसके बाद आएगा आर, उसके बाद आएगा आई, उसके बाद जी ओ एन, फिर वो लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोबारा हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे एम, उसके बाद ई नहीं लिखेंगे, ई लिखेंगे ई, उसके बाद फिर टी नहीं लिखेंगे क्योंकि टेक पहले हो चुका है। फिर लिखेंगे आर भी हो चुका है इसलिए आर भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे वाई लिखेंगे। यही हो जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म। चलिए छठा नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा नंबर प्रश्न में है एक बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इसको भी लिखना है बेटर, तो बेटर का लिखेंगे क्या बी, उसके बाद ई डबल टी है, एक टी लिखेंगे, एक टी नहीं लिखेंगे क्योंकि दोबारा हो जाएगा, दोबारा तो करेंगे नहीं क्योंकि समुच्चय उसका नहीं होगा। फिर ई है तो ई लिखेंगे नहीं, फिर आर है तो आर लिखेंगे। यह हो जाएगा बेटर शब्द के वर्णों का समुच्चय। चलिए एक था हम लोग का रोस्टर फॉर्म में लिखने का। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। मिटाते हैं इसको। प्रश्न संख्या 4 करेंगे हम लोग अगले क्लास में, और आज के लिए रहने देंगे बस इतना ही। अगर वीडियो आपको कौन में पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर दें, क्योंकि हम जो है 11th का वीडियो पूरा चैप्टर का देने वाले हैं और ऐसे देने वाले हैं ताकि आप बेसिक से बेसिक बात भी समझ पाएं। क्योंकि 11th का मैथ जो है 10th और 9th के मैथ से बहुत ज़्यादा अलग होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहे और आप वीडियो देखते रहें। हम ऐसे ही आपको वीडियो बनाते रहेंगे, और लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। आज रहने देंगे बस, धन्यवाद।